सो फाइनली इंतजार हुआ खत्म। बीएचयू इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है एंड नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हम यहाँ से पीएचडी परसू करें। तो फाइनली इनके एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स निकली हैं, कैटेगरी वाइज चीज़ें, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो इस पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे जाके कौन सी लिंक पे आपको किस तरीके से जाके अप्लाई करना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने के लिए कि आपकी जो कैटेगरी है, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो। तो आपके पास 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी जेआरएफ की, यानी कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको पहली कैटेगरी में अप्लाई करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज 1 पे यहाँ पे जेआरएफ लिखा है, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। अब माइंड यू पीपल, एक चीज कंफ्यूज मत होना, जेआरएफ आपका सिर्फ 3 साल तक वैलिड है। मतलब अगर आपने 3 साल के अंदर जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ है तब आपको अप्लाई करना है इसमें जेआरएफ कैटेगरी 1 में। अब आ जाओ कैटेगरी 2 पे। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई करोगे कैटेगरी 2 में। अब इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट कौन सा वैलिड होगा। कौन सा वैलिड होगा? सिर्फ नेट दिसंबर 2024 या फिर नेट जून 2025, ये 2 साइकिल्स में जो आपका पेपर हुआ था, अगर उसमें आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको कैटेगरी 2 में अप्लाई करना है। अब आ जाओ कैटेगरी 3 पे। हालांकि दिस इज नॉट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, आपका फर्स्ट 2 कैटेगरीज में भी फिट हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन में क्या है कि अगर आपके पास नेशनली और इंटरनेशनली रीनाउंड स्कॉलरशिप है पीएचडी की तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी 3rd कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने कभी एक सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन को एक्वायर किया है तो फिर आप इस पर्टिकुलर 3rd कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपके पास मास्टर्स में 55% एग्रीगेट होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं आपकी कैटेगरी वाइज चीजों पे, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले ओबीसी के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसकी लिंक एग्जैक्टली ये है ncbc.nic.in। इसमें आपको अप्लाई करना है। और माइंड यू पीपल, ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो आपका 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। ये हो गया ओबीसी के बाद। अब आ जाओ ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस में भी एग्जैक्टली सेम चीज है। आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहे हो तो। ये सारी कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे कि अगर किसी कैंडिडेट के पास ऑलरेडी पीएचडी है, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं से भी पीएचडी परस्यू कर रहे हो बट आप यहां से भी पीएचडी करना चाहते हो तो आप डबल पीएचडी साथ में परस्यू कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको वाइस चांसलर का सिग्नेचर चाहिए होगा, तो डबल पीएचडी इज ऑल्सो पॉसिबल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मेरिट किस बेसिस पे बनने वाली है, यानी कि आपका सिलेक्शन जो फाइनल लिस्ट निकलती है वो किस बेसिस पे होने वाली है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कैटेगरी वाइज चीजें बताई थी। तो अगर आप पहली कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप जेआरएफ के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका 100% जो मेरिट बनेगी, मतलब 100% आपकी मेरिट किस पे निर्भर करेगी? आपके इंटरव्यू पे। इसमें आपके जेआरएफ के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, प्लीज माइंड अच्छे से इसको सुन लो कि आपका 100% जो वेटेज होगा, 100% आपकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे बनने वाली है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी 2 पे अप्लाई कर रहे हो, यानी कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, अगर आपका पीएचडी क्वालिफाइड है, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो 70% वेटेज, 70% वेटेज होगा आपका टोटल परसेंटाइल के बेसिस पे। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था जब आपने यूजीसी नेट या फिर पीएचडी क्वालिफाई किया था तो उसमें आपकी कितनी परसेंट बनी थी, उसका वेटेज यहाँ पे 70% है और बचा हुआ 30% आपका इंटरव्यू पे जाएगा। तो 70% आपका मार्क्स वेटेज हो गया और बचे हुए 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज हो गया। इस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सीट एलोकेशन रूल पे। इन्होंने बहुत ही क्लियरली हर एक सीट को भी मेंशन किया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज
कि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमी की वजह से उनकी कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। ऑलमोस्ट हर साइकिल में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पहली साइकिल जब खत्म होगी उसके बाद सेकेंड साइकिल भी स्टार्ट होगी। एंड सेकेंड साइकिल की डेट इन्होंने दी हुई है जो कि है 12 फरवरी 2025। यानी कि अगर इनके पास सीट्स बचती हैं तो इनका जो सेकेंड साइकिल होगा एडमिशन का, अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ड्यू टू एनी XYZ रीजन, तो आपका वो वाली प्रोसेस स्टार्ट होगा 12 फरवरी से। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, सीधे सीधे आपको जाना है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि www.bhuonline.in। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और इसकी फीस भी यहाँ पे आपको पता है, जनरल OBC EWS के लिए आपकी फॉर्म फीस 600 रुपये है, और अगर आप SC ST PWBD को बिलोंग कर रहे हो तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो 300 रुपये है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स क्या, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में, तो आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, अब मान के चलिए आपने पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट किया हुआ है तो फिर आप ये वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट चेक करना है, उसके बाद आपको अपने स्टडीड सब्जेक्ट्स देखने हैं, यहाँ पे मैच ऑन करने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब एक बारी आप ये चीज़ चेक कर लोगे, इन्होंने सीट मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स निकली हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो JRF के लिए अगेन 3 कैटेगरीज में जो कि लोग अप्लाई कर रहे हैं JRF नेट PhD में, तो आप देख सकते हो JRF में आपकी 0 सीट्स हैं, अनरिजर्व में 0 है, OBC में 0 है, SC में 0 है, ST में 0 है, EWS PC में 0 ही है। नेट में 8 सीट्स हैं, अनरिजर्व में 3 सीट्स हैं, OBC में 2 सीट्स हैं। इस तरीके से आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है आप उसको अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको अब अप्लाई कर लेना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मैचेस हैं जो आपको चेक करने के बाद अप्लाई करना है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया फॉर्म के बारे में। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स अभी नेट क्वालिफाइड हैं लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं अप्लाई तो करूंगा, मैं अप्लाई तो करूंगी लेकिन JRF क्वालिफाई करने के बाद करूंगा, तो उसके लिए भी हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव हैं। आप बिल्कुल भी वेट मत करो वैकेंसी कब आएगी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी, या फिर अब JRF बेसिकली प्रिपरेशन का आपको वेट नहीं करना है। किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतरीन बना सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप गूगल पे जाके adda247.com की पहली वेबसाइट पे आ जाना। अब जैसे ही आप पहली वेबसाइट के ऑल कोर्सेज में आओगे UGC ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें बहुत सारे बैचेस हैं। अगर आप JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि अगर आपका ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है और अगर आप स्पेसिफिकली अपना उत्तर प्रदेश वाला फॉर्म ऑलरेडी फिल किया है जिसकी हमारा बैचेस जो ऑलरेडी लाइव हैं, तो आप देख सकते हो आपका जो भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, मान के चलिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसी तरीके से आप UGC नेट पे भी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये बैच आपका 8,000 का है और आपको हर एक बैच में जिस भी सब्जेक्ट के हो आप या फिर आप जिस भी बैच को परचेज कर रहे हो, आपको ये कोड लगा देना है अपने मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और जैसे ही आप YT20 लगाओगे आपका ये बैच 7200 का पड़ जाएगा। सिमिलरली आप हमारे UGC नेट के पैक्स को भी परचेज कर सकते हो जिसमें पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 अवेलेबल है। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं लेकिन JRF के लिए प्रिपरेशन करेंगे, मैं उनको सजेशन दूंगी कि आप लोग प्लीज मेगा पैक्स पे जाना, यानी कि सिर्फ पेपर 2 पे मत जाना, अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे मत जाना, बट साथ में पेपर 1 का भी जरूर बाय करना, बिकॉज आपका जो JRF बनता है वो डेफिनेटली पेपर 1 से ही बनता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, और किसी क्वेरी के लिए द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए।